ईशमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतो तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। हेलो 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 न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घतात। सर पेज नंबर 2 का केस स्टडी समझ नहीं आया।
प्रभो पेज नंबर 2 कौन सा है? नमामि शशंभो। कौन से वाला केस स्टडी स्टार्ट कहां से हो रही है, किस नाम से स्टार्ट हो रही है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् किस नाम से स्टार्ट हो रही है बताओ? विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। डेल्टा वाला? अच्छा डेल्टा वाला, ठीक है। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्। चलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल आप सभी के? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए। आ जाओ सारे बच्चों, फटाफट से आ जाओ जी। गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। चलो आओ जी, फटाफट से एक बार अब यहाँ पे आ जाओ। गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग AM, गुड मॉर्निंग ज्योत्सना, एक्सप्लोरिंग लाइफ, सीमा, स्मार्टी, गुड मॉर्निंग रामदेव, ईशा, सागर, आस्था, वेरी गुड मॉर्निंग जी। चलो एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। एक ये केस स्टडी आपका ना कल मैंने ग्रुप में डाली थी। अच्छा इसमें ना एक तो केस स्टडी में आई थिंक डेट जो है ना वो 1 करोड़ से कम का दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बच्चे ने मुझे अभी बताई थी, एक यहाँ पे जो है, हाँ वो मैं समझ गया, शिवानी वही बात कर रही है। एक केस में ना आई थिंक 80 लाख का डेट है, तो डेट जो है वो 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो वहां पर थोड़ा फिगर चेंज कर लेना, या तो वहां पे डेट कर लो 8 करोड़ का, या वहां पे डेट कर लो 180 करोड़ का, ठीक है ना। आई थिंक वो केस स्टडी जो है मैं आपको बता देता हूं। वो केस स्टडी है यहाँ पे है डेल्टा वाला जो है, कौन सा है, एक केस स्टडी 2 है, और यहाँ पे रेक्स लॉजिस्टिक सर्विस के नाम से, ठीक है ना। ये है रेक्स लॉजिस्टिक सर्विस के नाम से केस स्टडी है। मेरे को पेज नंबर नहीं पता, बट उसमें ना डेट जो हो दे रखा है वो 80 लाख का दे रखा है, उसको वो सही कर लेना जी, ठीक है। या तो वहां पे 8 करोड़ कर लेना, या वहां पे 180 करोड़ कर लेना जी, ठीक है। चलो अब ये केस स्टडी में एक बार डाउट है एक बच्चे का, एक बार पहले फटाफट से वो देख लेते हैं क्या है जी। वो कह रहा है डेल्टा केमिकल लिमिटेड दैट इज ऑपरेशनल क्रेडिटर सप्लाई केमिकल वर्थ ₹90 लाख टू ओरियन स्टील प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर। ओरियन स्टील पेड 40 लाख रुपए एंड डिफॉल्ट ऑन 50 लाख, उसने डिफॉल्ट किया 50 लाख का। डेल्टा केमिकल वाइल सर्विंग ए डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 8 इन फॉर्म नंबर 3 मिस्टेकनली क्लेम द एंटायर 90 लाख रुपए इंस्टेड ऑफ अनपेड 50 लाख, मतलब उसने 90 लाख रुपए का डिमांड नोटिस दे दिया, ठीक है। The demand notice was properly served via speed post at the registered office and acknowledgement by Orion Steel, ठीक है। After 10 days क्या हुआ, Orion Steel reply we already paid 40 lakh before your notice is false and inflated। भाई आपका नोटिस जो false था क्योंकि वहां 90 लाख लिखे थे, जबकि 40 लाख तो हमने पे कर दिए थे, 50 लाख हमने पे नहीं किए थे। Delta Chemical then file a section 9 application under 50 lakh द करेक्ट डिफॉल्टेड अमाउंट, फिर उसने एप्लीकेशन जो 9 में फाइल की वो 50 लाख की। इज द डिमांड नोटिस वैलिड इवन दो इज ओवर स्टेटेड द क्लेम, कैन एनसीएलटी एडमिट द सेक्शन 9 एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द नोटिस। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से क्या, अब यहाँ पे ना इसका आंसर ये लिखा हुआ है। अगर मैं इस यहाँ पे केस लॉ की बात करता हूँ, कुछ केसेस ये कहते हैं कि ये डिस्प्यूट नहीं है, ये गलती हो गई, उस गलती को आप ज्यादा बड़ी गलती ना मानो और यहां पे एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लो। कुछ केसेस, कुछ बेंचेस ये कहती हैं कि नहीं, ये भी एक तरह का डिस्प्यूट है, माना गलती हो गई। अब माना गलती हुई, बट यहां पर प्रॉपरली आपने नोटिस भेजा, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा और उसको रिसीव भी हुआ। वहां पर 90 लाख रुपए थे, जबकि 50 लाख रुपए उसने होने चाहिए थे, 40 लाख उसने पे कर दिए थे, तो बात तो डिस्प्यूटेड की है।
भाई डिस्प्यूट है ना भाई, आपने 90 लाख बोले जबकि बनते 50 लाख रुपए हैं, तो अगर हम इसको डिस्प्यूट मानेंगे तो एप्लीकेशन जो है सेक्शन नंबर 9 की रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोनों केस यहां पर पॉसिबल है क्योंकि बेंचेस के डिसीजन जो है वो अलग अलग यहां पे हैं। अब यहां पे एक बार चेक करना, डिमांड नोटिस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड एक्चुअल डिफॉल्ट जो है वो 50 लाख का है। ओवर स्टेटेड क्लेम कैन बी फेटल बिकॉज दे मे ट्रीटेड एज डिस्प्यूट, ये आपका दैट इज इस केस के अंदर जजमेंट आई थी। हाउएवर इफ द डेट ड्यू 50 लाख इज अदरवाइज क्लियरली एस्टेब्लिश एंड एरर इज ओनली क्लरिकल, सम बेंचेस हैव एडमिटेड एप्लीकेशन सिंस द डेटर पॉइंटेड आउट ओवर स्टेटमेंट दिस मे बी ट्रीटेड, देखो लेकिन दिस मे बी ट्रीटेड एज ए जेन्युइन डिस्प्यूट, एनसीएलटी मे रिजेक्ट द सेक्शन नंबर 9, मतलब ये एक्सेप्ट भी हो सकती है रिजेक्ट भी हो सकती है, दोनों केस यहां पर पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला डेटर मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। सामने वाला डेटर मुझसे ना 10 दिन के बाद उसने डिस्प्यूट राइज नहीं किया, मतलब डिस्प्यूट तो पहले ही था, उसने 10 दिन के बाद बोला। यहां पे बच्चा कह रहा है सर 10 दिन के बाद, आप अगर चेक करोगे वो ये बात कहना चाह रहा है वो कह रहा है आफ्टर 10 डेज ओरियन स्टिल रिप्लाई वी ऑलरेडी पेड 40 लाख, मतलब डिस्प्यूट तो पहले का ही है, डिस्प्यूट तो पहले का ही है। चलो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है आप यहाँ पे विद इन 10 डेज भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे उसकी कहने की इंटेंशन ये है कि डिस्प्यूट तो पहले का है, वो 10 दिन के बाद रिप्लाई कर रहा है कि भाई साहब 40 लाख तो मैं दे चुका हूं, 50 लाख मेरे को देने हैं, आपके अमाउंट में 90 लाख थे, तो इसलिए डिस्प्यूट है ये, तो इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है, डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो इसलिए आप 9 की एप्लीकेशन मत डालो, ठीक है ना। तो अगर आपको आफ्टर से कंफ्यूजन हो रही है, आप अगर विद इन 10 डेज की बात भी करेंगे तो मतलब मेनली वो यहां पे बात कहना चाह रहा है कि अगर 90 लाख रुपए हैं बनते 50 लाख रुपए हैं, क्या इसको डिस्प्यूट में कवर करेंगे नहीं करेंगे। तो कुछ बेंचेस ये बात कहते हैं कि यस ये जेन्युइन डिस्प्यूट हो सकता है और इसमें कॉर्पोरेट डेटर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, एप्लीकेशन जो है वो एनसीएलटी जो है वो रिजेक्ट करेगा, वो एडमिट नहीं करेगा जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब आई थिंक बाकी सभी केस लो आपसे एक बार हो गए होंगे, ठीक है। वैसे केस लो के अंदर कुछ खास था नहीं, बट अगर फिर भी अभी किसी बच्चे को इन केस लो में कोई भी डाउट है, ये केस लो मैंने कहां पे डाले थे, आपके आईबीसी वाले ग्रुप में, जो मैंने ग्रुप बनाया था, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर मैंने केस लो डाले थे। आई होप आपसे हो चुके होंगे जी। डन, लोग करें। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ। अब आज वाली क्लास में ना हमें ये वाला हिस्सा पूरा खत्म करना है जी। इधर देखो ध्यान से, आज वाली क्लास में सेक्शन 10 हमें यहाँ पे फटाफट से कवर कर लेना है। अब यहाँ पे सुनो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। देखो आईबीसी का एक्ट की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 1 पूरा रिवाइज कर चुके हैं, 2 रिवाइज कर चुके हैं, 3 रिवाइज कर चुके हैं, 4 रिवाइज कर चुके हैं, 5 रिवाइज कर चुके हैं, 6 रिवाइज कर चुके हैं, 7 रिवाइज कर चुके हैं, 8 और 9 हम रिवाइज कर चुके हैं। क्या क्या पढ़ा इसके अंदर हमने, सेक्शन 1 नंबर 1 तो वही शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट का है। 2 है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड, ये कोड किस पे एप्लीकेबल होगा वो 2 में लिखा है। 3 में डेफिनेशन है, और ये तीनों के तीनों जो हैं ये पार्ट नंबर 1 में आते हैं। फिर यहां से हमारा पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हुआ, सेक्शन 4 एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट नंबर 2, 5 में पार्ट नंबर 2 की डेफिनेशन है। फिर सेक्शन 6 में हु मे इनिशिएट सीआरपी, सेक्शन 6 ने बोला एफसी कैसे करेगा, सेक्शन 7 में करेगा, वो भी हम रिवाइज कर चुके हैं। ओसी कैसे करेगा, 8 और 9 में करेगा, वो भी हम रिवाइज कर चुके हैं। फिर एक था कॉर्पोरेट डेटर खुद भी एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है, तो वो खुद कैसे इनिशिएट करेगा, वो सारी की सारी बातें यहां पे 10 में निकल के आ रही है। अब एक बार यहां पे चेक करो सेक्शन नंबर 10 क्या कह रहा है। ये सेक्शन नंबर 10 की समरी दे रखी है कि पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 10 है क्या। देखो यहां पे क्या लिखा है, कह रहा है कॉर्पोरेट डेटर कौन है, जिसने पैसा देना है। कमिट डिफॉल्ट ऑफ ₹1 करोड़ और मोर, द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब कॉर्पोरेट डेटर का कोई पर्सन अपनी मर्जी से एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर सकता, पहले एसआर पास होना जरूरी है। अगर 75% और मोर शेयर होल्डर एग्री हो रहे हैं कि हां तुम खुद एनसीएलटी के पास चले जाओ, तुम खुद एप्लीकेशन इनिशिएट कर दो, तो वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन इनिशिएट करेगा, बट उसके लिए ओआर नहीं एसआर पास होना जरूरी है। और अगर मान लो वो कंपनी नहीं है, वो एलएलपी है, तो एलएलपी वाले केस में क्या होगा, उसने बोला बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेटर, मतलब अगर एलएलपी की बात होगी तो 75% और मोर पार्टनर्स की बात होगी, अगर कंपनी की बात होगी तो एसआर की बात होगी। एज द केस में भी अप्रूव करेंगे क्या,
फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू इनिशिएट अंडर सेक्शन नंबर 10। मतलब सेक्शन नंबर 10 में आप एप्लीकेशन डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर सकते, कंपनी वाले केस में एसआर पास करना जरूरी है, और एलएलपी वाले केस में भी एसआर पास करना जरूरी है, बट एलएलपी वाले केस में एसआर का नाम नहीं होता। तो वहां पर 75% और मोर जो पार्टनर्स हैं वो एग्री करने चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो फिर एप्लीकेशन टू इनिशिएट सीआरपी टू एनसीएलटी बाय कॉर्पोरेट डेटर फॉर्म नंबर 6। फिर वो कह रहा है एनसीएलटी विद इन 14 डेज या तो एडमिट या रिजेक्ट करेगा। तो फिर क्या करेंगे, यहां सीआरपी कमेंस होगा, अगर वो रिजेक्ट करेगा तो फिर एनसीएलटी रिजेक्शन से पहले आपको 7 दिन का टाइम देगा रेक्टिफाई करने के लिए। अगर आप रेक्टिफाई कर दोगे तो सीआरपी कमेंस हो जाएगा, अगर रेक्टिफाई नहीं करोगे तो एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे मेन आओ, देखो प्रोसेस टू इनिशिएट सीआरपी बाय कॉर्पोरेट डेटर अंडर सेक्शन 10। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है सेक्शन 10 ऑफ द कोड प्रोवाइड एन ऑप्शन टू कॉर्पोरेट डेटर टू वॉलंटली इनिशिएट प्रोसेस ऑफ सीआईआरपी। ये सबसे मेन बात है, मतलब कॉर्पोरेट डेटर को खुद जाना मैंडेटरी नहीं है, उस पर एक ऑप्शन है कि अगर उसे लग रहा है कि उनसे पहले मैं खुद ही अपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दूं तो फिर गवर्नमेंट कह रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम भी इनिशिएट कर सकते। भाई एफसी, यार एक बात बताओ, तुमसे कोई कंप्लेन हो गई, दूसरा तुम्हारे बारे में आके तुम्हारे पापा को बोले, ही तुम ही खुद अपने पापा को बोल दो। हो सकता है अगर तुम खुद अपने पापा को बोलोगे, तुम्हारे पापा ये बात देख के उन्हें अच्छा लगे, हो सकता है तुम्हें कम मार पड़े। अब दूसरे वाले बंदे ने बोल दिया भाई साहब आपका बेटा जो है ना वो तोतला बन जाता है, रात को 12 बजे के बाद ना 10:30-11 बजे तोतला बन जाता है, और दिन में 4-5 बार और तोतला बनता है। और इस तोतले और तोतली को हमने एक गार्डन के अंदर देखा है, ये घुम्मा घुम्मी कर रहे थे वहां पे, ठीक है। तो अब आप देख लो जी, आपका बेटा जो आप कहते हो ना शरीफ है कि बड़ा बड़ा नेक बच्चा है जी, ऐसे बच्चे तो भगवान सबको दे, हमने हमारे तो कितने अच्छे जन्मों के कर्म अच्छे होंगे जो हमें ऐसा मतलब बेटा और बेटी मिला, बट ये बन जाता तोतला जी। ये बोल रहा ताना ताया ताना नहीं ताया, ताया तो तब ताया, कितने बड़े ताया, कितनी रोती ताई, त्या तल्ले हो त्या नहीं तल्ले हो, ये सारा दिन ये करता है जी, ठीक है जी। अब अगर कोई दूसरा बंदा कंप्लेन करे तो फिर तो रैप पे ज्यादा पड़ेंगे। अगर तुम खुद ही कह तो पापा मैं प्याल तलता हूं, मेरे को प्याल हो गया है, मैं उसके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, तो भैया हो सकता है, मतलब रैप पे तो भी तैयार ही है, बट हो सकता है वो कम पड़े, क्योंकि तुम खुद जा रहे हो अपने पापा के पास ये बोलने के लिए कि तुमसे गलती हो गई है, या तुमसे गलती नहीं, या जो तुम फील कर रहे हो। तो वही यहां पे कहना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट डेटर के पास ऑप्शन है कि अपनी इंसॉल्वेंसी खुद भी इनिशिएट कर सकता है। देखो यहां पे तो सो इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई नेसेसरी नहीं है दैट ओनली फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर कम फॉरवर्ड टू OPTIBC टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एंड रन इट एज गोइंग कंसर्न, बट कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ कैन बी एप्लीकेंट टू इनिशिएट इट्स ओन सीआरपी, वो भी खुद इनिशिएट कर सकता है। अब यहां पे देखो जी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में कौन कौन आएगा, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये डेफिनेशन 5 में डिस्कस कर चुके हैं। एक तो कॉर्पोरेट डेटर हो गया, फिर मेंबर और पार्टनर हो गया जी, उसके बाद फिर जो मैनेजमेंट संभालने वाले MD मैनेजर डायरेक्टर वो हो गया, फिर CFO CEO, ये सब लोग यहां पे आ गए जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बन सकते हैं। एप्लीकेशन टू इनिशिएट सीआरपी कैसे करेंगे, सेक्शन 10(1) ऑफ IBC 2016, वेयर ए कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट, a corporate applicant thereof may file an application for initiate CIRP with the NCLT। ये कहां फाइल करेगा, NCLT के पास एप्लीकेशन फाइल कर देगा। अब वो कह रहे हैं फॉर्म नंबर क्या है, एप्लीकेशन shall be filed in such form containing such particular in such manner and accompanied with such fee as may be prescribed। अब प्रिस्क्राइब किसमें है, यहां पे एप्लीकेबल होंगे जी, यहां पे रूल्स देखो, कह रहा है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शेल मेक एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन सीआरपी अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफ द कोड इन फॉर्म नंबर 6, यहां पर फॉर्म नंबर 6 है। कह रहे अकम्पेन्ड विद डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड देयरइन एंड एज स्पेसिफाइड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2016। अब वो कह रहे एप्लीकेंट जो है अंडर सब रूल 1 शेल सर्व ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। अब एनसीएलटी से पहले एक तो IBBI बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और बाय हैंड और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस बिफोर फाइलिंग विद द NCLT। अब चेक करो, अभी तक जो हम ये कॉपी फाइल करते थे एक तो NCLT को और एक कॉर्पोरेट डेटर को, बट यहां कॉर्पोरेट डेटर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहां कॉर्पोरेट डेटर वो खुद ही है। नहीं बात समझ में आ रही भाई, हमने 7 किया, 8 और 9 किया, उसमें हम कॉपी उनसे पहले एक तो
उसको भेजते थे आईबीबीआई को, और एक भेजते थे कॉर्पोरेट डेटर को। बट वो तब ना जब सामने वाला बंदा एप्लीकेशन फाइल कर रहा था, जब मैं खुद अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहा तो मैं अपना को कॉपी कैसे भेजूं? तो यहां पर बात हो रही है सिर्फ एक की, किसकी? आईबीबीआई की बात हो रही है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद एप्लीकेशन की फीस जो है 25,000 रुपए की फीस निकल के आ रही है। एफसी वाले केस में 25,000 रुपए है, फिर ओसी वाले केस में 2,000 रुपए की है, और इस वाले केस में 25,000 रुपए की फीस है, बस ये बात ध्यान दो। अब ये हमारा फॉर्म नंबर 6 है कि फॉर्म नंबर 6 में क्या क्या मेंशन होता है। आगे देखो जी, ये सारी की सारी कहानी हमारी फॉर्म नंबर 6 की है। अब देखो आगे सब सेक्शन 3, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टू बी फर्निश विद द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, कह रहा है सेक्शन 10(3) ऑफ आईबीसी, द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शेल मैंडेटरी है अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश। एप्लीकेशन के साथ में ये सब चीजें भी फर्निश करनी है। क्या क्या फर्निश करना है? पहला, द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स सच अदर डॉक्यूमेंट फॉर सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड। जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको जमा करवाने। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज आईआरपी। यहां पे ये नाम लिखना जरूरी है। एफसी वाले केस में जरूरी था, कॉर्पोरेट डेटर वाले केस में जरूरी है, ओसी वाले केस में जरूरी नहीं है। यहां और वहां लिखना जरूरी था कि किसको तुम आईआरपी बनाना चाहते हो। फिर एसआर पास करना जरूरी है, एसआर पास बाय शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और द रेजोल्यूशन पास बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में बी अप्रूविंग फाइलिंग एप्लीकेशन, कि बिना इनके अप्रूवल के एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हो। ये बात क्लियर होगी। अब टाइमलाइन फॉर एडमिशन और रिजेक्शन, एनसीएलटी शेल विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन, अगेन बोलूंगा 14 डेज इज रिकमेंडेटरी नॉट मैंडेटरी, विद इन 14 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय एन ऑर्डर एडमिट, कह रहे एडमिट द एप्लीकेशन इफ इट इज कंप्लीट एंड नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज रेजोल्यूशन, अगर अगेंस्ट द प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे कब? इफ इट इज इनकम्प्लीट और एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, या तो वो इनकम्प्लीट है या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है आरपी के अगेंस्ट में, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट एनसीएलटी शेल बिफोर रिजेक्टिंग सच एप्लीकेशन गिव ए नोटिस टू रेक्टिफाई of the defect in his application within 7 days from the date of receipt of such notice from NCLT। जब तुम्हें NCLT नोटिस देगा कि तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, उसके 7 दिन के अंदर तुम्हें रेक्टिफाई करने का टाइम है, तुम रेक्टिफाई भी कर सकते हो। कमेंसमेंट, फिर यहां पे सेक्शन नंबर 10(5) ऑफ द कोड प्रोवाइड दैट CIRP shall commence from the date of admission of application under subsection 4 of this section। ये हमारा सेक्शन नंबर 10 था कि भैया जैसे एप्लीकेशन एडमिट होगी तो वहां से आपकी सीआरपी जो है वो कमेंस हो जाएगी, मतलब वहीं से हमारी सीआरपी जो कमेंस होगी, जैसे एप्लीकेशन एडमिट होगी मेरी सीआरपी कमेंस होगी। तो इस तरह से कॉर्पोरेट डेटर खुद अपनी मर्जी से एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं, इस तरह से। जी क्या बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? बोल दो मेरे बच्चों। यार तुम एक तो बोलते नहीं हो ना, तब मेरे को बड़ी दिक्कत आती है। पक्का? क्या इसको लोग कर सकते हैं? चलो अब यहां पे देखो जी, अब यहां पे देखो, अब यहां पे ये एक तो ये केस लो, ये इंपॉर्टेंट है जी। आईयू क्या होता है? आईयू तो हम पहले पढ़ चुके हैं, आईयू क्या होता है, ठीक है। एक ये केस लो, एक ये पॉइंट भी वैसे इंपॉर्टेंट है बट ये आगे जाके आएगा जी, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट के ऊपर एक ये जजमेंट है, एक ये जजमेंट भी इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। ये दो जजमेंट जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर हैं, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इनमें से कंफर्म एक क्वेश्चन तुम्हारे इस बार एग्जाम में तुम्हें देखने को मिल सकता है इसके अंदर से। अब पहले तो ये देख लो जी, ये जो है ये जजमेंट क्या कहती है? ये जजमेंट है एनसीएलएटी की। क्या कह रही है? कह रहा है एनसीएलएटी एग्जामिन द स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन अवेलेबल टू एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन एडमिटिंग और रिजेक्टिंग अ सेक्शन 10 एप्लीकेशन। द एनसीएलएटी हेल्ड दैट NCLT must admit the application filed by corporate debtor to initiate CRP if it is satisfied। अगर वो satisfied होता है क्या कि डिफॉल्ट एक्चुअल में हुआ है, एप्लीकेशन कंप्लीट है एंड कॉर्पोरेट डेटर इज नॉट बार्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ आईबीसी। याद है सेक्शन 11? याद है सेक्शन 11? कैसे याद होगा, हमने किया तो है नहीं, रेगुलर बैच में किया था। सेक्शन 11 क्या था? कौन कौन एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर सकता, कौन कौन कर सकता है वो 6 में है, कौन कौन नहीं कर सकता वो 11 में है। तो 11 हम कल वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अच्छा जो क्लासेस का टाइमिंग हमारा रहेगा ना वो 9:30 ही रहेगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, लाइव आ जाया करो यार।
नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर मेरे को रिकॉर्डेड फॉर्म में डालनी पड़े। मैं चाहता नहीं रिकॉर्डेड फॉर्म में बिल्कुल भी डालनी, ठीक है, मैं चाहता हूं मैं लाइव ही आऊं, ठीक है। बट आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कोशिश करके देखो, 1 घंटे की बात होती है, 1 घंटे बस लाइव आ जाया करो। मेरा मन लग जाता है तुम्हारे साथ, मेरे को अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फैक्ट अनरिलेटेड टू अनरिलेटेड और बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ आईबीसी, ठीक है। द फॉर्म प्रिस्क्राइब कैन नॉट अमाउंट टू सप्रेशन ऑफ द फैक्ट एंड कैन नॉट बी लुक्ड एट बाय ए फॉर द डिनाइंग एडमिशन। वो सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि जो ये बातें यहाँ पे लिखी हैं उसके अलावा भी तुम्हें फैक्ट चेक करने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम बिना देखे एप्लीकेशन जो है वो डिनाई कर दोगे, तुम्हें सारे सरकमस्टांसेस देखने के बाद एप्लीकेशन वो है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान। तो एक बेसिक सी बात बस यहाँ पे निकल के आ रही है, और ये बात वैसे भी अब एक्ट में लिखी जा चुकी है। एक्चुअल में जजमेंट कब की है? ये जजमेंट है 2017 की। तो अब तो एक्ट में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना। अब तो एक्ट में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जब एक्ट में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो वैसे अब इस जजमेंट का इतना कोई खास रेलिवेंस रहा नहीं है। अब यहां पे देखना, ये फ्रॉडलेंट और दैट इज मलिशियस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, इसके अंदर ना कुछ नहीं लिखा। इसके अंदर बस ये लिखा है कि आईबीसी के अंदर अगर कोई बंदा फ्रॉड एक्टिविटी करेगा तो हम एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं करेंगे। मतलब कोई बंदा एप्लीकेशन इनिशिएट कर रहा है फ्रॉड पर्पस के लिए, कोई बंदा एप्लीकेशन इनिशिएट कर रहा है, कोई बंदा एप्लीकेशन जो है वो इनिशिएट कर रहा है फ्रॉड पर्पस के लिए, किसी ने फ्रॉड कर दिया। अब किसी ने फ्रॉड कर दिया, उसके लिए वो एप्लीकेशन इनिशिएट कर रहा है, वो गवर्नमेंट कह रही है आईबीसी में वो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट हम तब करेंगे अगर कोई बंदे की जो थिंकिंग है वो ऑनेस्ट है, फ्रॉड नहीं है कोई। अगर फ्रॉड है, डिसऑनेस्ट है, तो एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर हमें ऐसा फील होगा कि ये जान के आईबीसी में एप्लीकेशन डाल रहा है, बंदे ने पेमेंट कर दी फिर भी तुम कह रहे पेमेंट नहीं की, मैं एप्लीकेशन इनिशिएट करूंगा, वो काम नहीं होगा जी। देखो जी, while evaluating whether to initiate CRP, the applicant should be aware of potential impact of section 65 of IBC, which deal with the fraudulent or that is malicious initiation of proceeding. This provision says that if any person initiate a corporate insolvency resolution process or liquidation process fraudulently or with malicious intent or any purpose other than resolution of insolvency or liquidation, the फिर यहां पे क्या होगा, NCLT में impose him or her a penalty कम से कम 1 लाख रुपए और 1 करोड़ तक एक्सटेंड हो सकती है अगर तुमने आईबीसी के मजे लिए। यार कई लोग आईबीसी के मजे ले सकते हैं ना, एक बात बताओ, कई लोग जो हैं क्या वो आईबीसी के मजे नहीं ले सकते? ले सकते हैं। उनको लग रहा है यार फुल मजा लूटते हैं, ऐसा करते हैं आईबीसी में एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो फाइनली गवर्नमेंट यहां पे लिखा कि भाई साहब अगर आप मजे लेने के लिए आईबीसी कर रहे हो, आपकी इंटेंशन सही नहीं है, डिसऑनेस्ट है, आप सही से काम नहीं कर रहे, तो 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। ऐसा कई बार में देखा नहीं होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं और वो याचिकाकर्ता पर फाइन लगाते हैं। ये बात आपने देखी है? अगर आपने ये बात सुनी है बस एक बार थम्स अप दिखा दो यहां पे मेरे को। आपने अगर प्रैक्टिकली ये बात सुनी है कि कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, याचिकाकर्ता की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और उस पर फाइन लगा दिया कि एप्लीकेशन एडमिट करने के ऊपर कि तूने एप्लीकेशन गलत फाइल किया भाई, ये ऐसा प्रैक्टिकली होता है। वही सेम बात यहां पर है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने के लिए बनाया, मजे लेने के लिए नहीं बनाया कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मजे लेने का मन है कि चलो एप्लीकेशन इनिशिएट कर दो, जबकि तुम्हें पता था कि सामने वाला बंदा मुझे पेमेंट कर देगा, तुम्हें पता था इतने का डिफॉल्ट है ही नहीं है। तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही है अगर ऐसा हुआ कि तू सही से एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर रहा तो 1 करोड़ रुपए तक का फाइन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बस एक बात ध्यान दो, ऐसा होता है, बिल्कुल सही। देखो बच्चों ने सुना है, ऐसा होता है। अब आगे देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब ये बस सेक्शन कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारे नीचे वाले 2 केस लो भी खत्म हो जाएंगे। एक सेक्शन 238A है, ये आपका वाज इंसर्टेड इन आईबीसी थ्रू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018, later replaced by Insolvency and Bankruptcy Code, that is Second Amendment Act 2018, to make the provision of Limitation Act 1963 apply to the proceeding or appeal before the NCLT, the NCLAT, the DRT and the DRAT। क्या कहना चाह रहे हैं? सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं। एक ना सेक्शन इंसर्ट किया 238A। अच्छा आपको बताऊं, एक ना हमारा लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट में एक सेक्शन है 137 और 138।
जो अपील फाइल करने की लिमिट बताता है। वो कहता है कि अगर 3 साल से ऊपर का डिफॉल्ट है, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो आप एप्लीकेशन फाइल ही नहीं कर सकते कोर्ट में। क्योंकि इतने तुम तो फिर 20 साल पहले की एप्लीकेशन फाइल कर दोगे, 15 साल पहले की एप्लीकेशन फाइल कर दोगे, 10 साल पहले की एप्लीकेशन फाइल कर दोगे। भाई एक बंदे ने 15 साल पहले कोई डिफॉल्ट किया, उसकी एप्लीकेशन तुम 15 साल के बाद फाइल कर रहे हो, उस बंदे को भी याद नहीं है ना उसने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, और क्या पता उसने पेमेंट कर दी हो, और तुम कह रहे हो नहीं इस बंदे ने डिफॉल्ट किया, तो कैसे काम चलेगा। अब होता क्या था, कुछ लोगों ने बोला कि आईबीसी कोड पे लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता, कि भैया आईबीसी एक स्पेशल कोड है, और अगर स्पेशल कोड है तो स्पेशल कोड पे लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है अलग चीजों पर, जहां पे आईबीसी लग जाता है वहां पे लिमिटेशन एक्ट की कोई भी जगह नहीं है। और स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवररूल जनरल लॉ, तो आईबीसी स्पेसिफिक है तो आईबीसी के ऊपर स्पेसिफिक लॉ लगेगा, चाहे 20 साल पहले की एप्लीकेशन हो तो भी हम आईबीसी में केस हैंडल कर सकते हैं, बात खत्म। ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। बट एक बात तो क्या ऐसा होना चाहिए, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम ये 238 छोड़ो, नॉर्मल बताओ क्या प्रैक्टिकली ऐसा पहुंचना चाहिए। अगर हम लिमिटेशन एक्ट आईबीसी में नहीं लगाएंगे तो आपको लग रहा है लोग पुराने पुराने केस खोलने के लिए आईबीसी में आ जाएंगे। 15 साल, उस टाइम तो आईबीसी भी नहीं था। मान लो जिस टाइम पर आईबीसी नहीं था उस टाइम को कोई बंदा केस लेके आ गया, भाई साहब आईबीसी अभी है नहीं, उस टाइम का बंदा केस लेकर आ गया कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, और 15 साल पहले की बात है। अब 15 साल पहले क्या था मुझे भी याद नहीं है, सामने वाले बंदे को भी याद नहीं है, उसने कहा कि मैं तो केस करूंगा क्योंकि लिमिटेशन तो कोई एक्ट नहीं। तो फाइनली गवर्नमेंट 238 इंसर्ट किया और उसने साफ साफ बोला लिमिटेशन एक्ट की जो टाइम लिमिट है वो आईबीसी प्रोसीडिंग के ऊपर लगेंगी। आईबीसी प्रोसीडिंग के ऊपर लगेंगी मतलब अगर एनसीएलटी में एप्लीकेशन डालनी है वो डिफॉल्ट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। हां अगर बीच में एक्नॉलेजमेंट आ गई है, भाई सामने वाले बंदे ने एग्री कर दिया कि मैंने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा मैंने अभी और देना है, तो फिर 3 साल की टाइम लिमिट दोबारा से वहां से स्टार्ट हो जाएगी। नई बात समझ में, वैसे 3 साल की लिमिट है विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, बट अगर बीच में कोई एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई है, मतलब कोई बैंक एंट्री आ गई है, उसने कोई रिटर्न में कंफर्मेशन दे दी है, तो वहां से 3 साल फिर फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो 3 साल की लिमिट है, 3 साल तक ही एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं एनसीएलटी में, 3 साल के बाद नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में कैसा देखो, आईबीसी का मोटिव समझो, क्या आईबीसी का मोटिव डेट की रिकवरी करवाना थोड़ा है। आईबीसी कोई तुम्हारे डेट रिकवर करवाने थोड़ा आया है, आईबीसी तो कंपनी को रिवाइव करवाने के लिए आया है। ये थोड़ा 20 साल के बाद तुम एप्लीकेशन इनिशिएट कर रहे हो और डेट की रिकवरी करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट पागल पागल हो क्या। हम डेट की रिकवरी करवाने के लिए नहीं बैठे, हम तो इसलिए बैठे हैं कि भैया जो तुमने एप्लीकेशन इनिशिएट की है उसके बेस पे कंपनी रिवाइव हो पा रही है नहीं हो पा रही, उसके लिए बैठे हैं जब यहां पे। तो इसका मोटिव जो है, इसका मोटिव रिवाइवल नहीं है, सॉरी रिवाइवल है, इसका मोटिव डेट को रिकवर करना नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। यहां पर बस मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, द एप्लीकेशन अंडर 710 कैन नॉट बी एडमिटेड फॉर द टाइम बार डेट। जो डेट टाइम बार हो चुके हैं, ठीक है ना, जो डेट क्या हो चुके हैं, टाइम बार हो चुके हैं। टाइम बार का मतलब 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, टाइम बार हो चुके हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन आप इनिशिएट नहीं कर पाओगे। देखो यहां पर जी, अब यहां पे जजमेंट आई है आपकी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उनकी इंटेंशन पहले क्लियर थी। ये मॉड्यूल में है जी, मॉड्यूल में, मॉड्यूल ये नए वाला मॉड्यूल है, ठीक है ना, ये नए वाला मॉड्यूल है, पुराने वाला मॉड्यूल नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉड्यूल है जो मैंने यहां पे डाउनलोड करके की है। तो उसमें सब कुछ कवर है, अमेंडमेंट सब बीच में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जी। सर इतना मजा आ रहा है आईबीसी पढ़ने में, पहली बात पूरा दिमाग में घुस गया, बेस बन गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, मजा आना चाहिए आपको जी, ठीक है जी, मजा आना चाहिए तभी पढ़ने का फायदा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वाज टू अप्लाई द लिमिटेशन एक्ट 1963 टू एनसीएलटी एंड द एनसीएलटी while deciding application filed under section 7(9) of IBC and appeal. The relevant section of limitation act, that is section 137, note that the right to sue
accrue when a default occur, but if the default has occurred more than 3 years before the date of filing of application, it would be barred by 137 except in case where the delay can be condoned by section number 5. अगर डिले माफ कर दिया तो बात एक अलग है. It was held that section 238A of the code should apply the provision of the limitation act as far as may be. Therefore, where periods of limitation have been laid down in IBC, they will apply notwithstanding anything to the contrary contained in the limitation. अगर पीरियड है तो एप्लीकेशन आप इनिशिएट कर सकते हो, चाहे लिमिटेशन एक्ट में कुछ भी कहो. बट अगर वो टाइम बार हो गया, ठीक है ना, अगर वो टाइम बार हो गया फिर गवर्नमेंट ने कहा दिक्कत वाली बात है. अगर वो टाइम बार हो गया फिर एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर पाओगे, बस ये पर ध्यान दो. अब यहां पे 2021 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और आई जी. 2021 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक और आई. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर वुड अमाउंट टू एन एक्नॉलेजमेंट अंडर सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन. अगर आपने एक्नॉलेजमेंट दे दी है, placing reliance upon the same, the NCLT, the New Delhi bench, while adjudicating an application filed under section 9 of IBC, ठीक है जी, that is SKC Infratech Private Limited, EOS Hospitality Private Limited has, यहां पे लिखा है, has retreated the entries and made in balance sheet amount to acknowledgement of debt as per section number 18. अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट section 7 application and observe the periods of limitation of application to initiate CRP under section 7 of IBC is governed by 137 of limitation is therefore 3 year from the date when the right to apply. मतलब डिफॉल्ट से 3 साल की लिमिट होगी. The right to apply where IBC accrue on the date when the default occur. If the default has occurred over 3 years prior to the date of filing application, the application would be time bar, save and except in those case वेयर ऑन फैक्ट डिले इज फाइलिंग में भी कंडोन. अगर डिले माफ कर दिया तो बातें अलग है, नहीं तो वो टाइम बार हो गया, आप एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर पाओगे. द एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईबीसी इज नॉट फॉर इन्फोर्सिंग मॉर्गेज लाइबिलिटी एंड आर्टिकल 62 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द एप्लीकेशन. द डेट ऑफ द आईबीसी कमिंग इनटू फोर्स 1 दिसंबर 16 इज इररेलेवेंट टू द ट्रिगरिंग ऑफ एनी लिमिटेशन पीरियड फॉर पर्पस ऑफ आईबीसी. मतलब वो एक्ट जो है वो हमारे अभी किसी काम का नहीं है. वो कहना चाह रहे हैं कि 1 दिसंबर 16 को आया, इज इररेलेवेंट फॉर ट्रिगरिंग एनी लिमिटेशन पीरियड. मतलब लिमिटेशन की जो टाइम लिमिट है वो तो एप्लीकेबल होगी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है. इन दिस केस कोर्ट ऑब्जर्व दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर नेवर मेड एनी आर्ग्यूमेंट अदर देन स्टेटिंग डेट ऑफ डिफॉल्ट 8 जुलाई 11 इन एप्लीकेशन. देयरफॉर नो केस for extending the period of limitation available to the examined. In other words, even if section 18 of limitation which allow the period of limitation to be extended if the defaulter has acknowledged the debt and the principal thereof were applicable, they would not apply to the application under consideration looking at the averment mode in the application regarding the default and for want to any other averment in regard to acknowledgement. The court annulled in insolvency proceeding holding that because of the application of financial creditor is barred by limitation, no proceeding undertaken after the order admission could be in effect. मतलब सिंपल सी बात कह रहे हैं जी. एक सेकंड, बस एक सेकंड, एक सेकंड.
हाँ जी, चलो इधर देखो ध्यान से, आओ जी। तो यहां पे एक बात मेरे को बताओ, अब इस जजमेंट के अंदर भी सेम बात यहां पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है, चाहे वो आईबीसी 2016 के अंदर आया जी, आईबीसी 2016 के अंदर आया, बट जो लिमिटेशन एक्ट है तो भी एप्लीकेबल होगा। तो क्रक्स क्रक्स सुनो, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स बस ये निकल के आ रहा है कि जो नया सेक्शन इंसर्ट किया इन्होंने आईबीसी में 238 कैपिटल है, वो इसीलिए इंसर्ट किया कि लिमिटेशन एक्ट आईबीसी की प्रोसीडिंग पर भी एप्लीकेबल होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि लिमिटेशन एक्ट आईबीसी की प्रोसीडिंग पर नहीं लगेगा, आईबीसी की प्रोसीडिंग पर भी लिमिटेशन एक्ट लगेगा, 3 साल का टाइम लिमिट लगेगा। बट अगर बीच में कोई एक्नोलेजमेंट इश्यू हो गई तो फिर वहां से फ्रेश 3 साल स्टार्ट होंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके रिगार्डिंग मैं आज केस स्टडी बना के आपके ग्रुप में डाल दूंगा, इन जो 2-3 केस लो हैं, क्योंकि ये 2-3 केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पास्ट ईयर पेपर स्कैनर अगर आपके पास है, अगर आप स्कैनर में देखोगे ना, आपके कंफर्म इसमें से लिमिटेशन एक्ट वाले कंफर्म तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो हमारा केस लो ये वाला है, एक हमारा केस लो ये वाला है, इन दोनों के रिगार्डिंग मैं तुम्हें केस लो की मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के दे दूंगा, उसको तुम सोल्व करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। बट हाँ, इन दोनों का क्रक्स यही निकल के आ रहा है कि जो दोनों केस लो हैं वो इसी बात के ऊपर बेस है कि जो 238A एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो आईबीसी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार यहां पे आना चाहिए। अब यहां पे आओ, यहां पे देखो एक्सक्लूडेड कैटेगरी। अब यहां से फाइनली हमारा एक सेक्शन नंबर 11 स्टार्ट होगा, बट उससे पहले एक पॉइंट ये और दे रखा है। अब बहुत ध्यान सुनना जी, बहुत ध्यान सुनना। एक दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है, हम किसके अगेंस्ट सीआरपी इनिशिएट नहीं कर सकते। एक तो ये है, एक तो ये है कि हम किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते हम। दूसरा ये है कौन सीआरपी इनिशिएट नहीं कर सकता हमारे अगेंस्ट। दोनों में फर्क है। एक में तो यह है कि कौन, जैसे मान लो मैं हूं, मैं इसके अगेंस्ट सीआरपी इनिशिएट नहीं कर सकता, और दूसरा यह है कि वो मेरे अगेंस्ट सीआरपी इनिशिएट नहीं कर सकता। देखो यहां पर दो बातें लिखी हैं, अगेंस्ट विच सीआरपी कैन नॉट बी इनिशिएटेड, किसके अगेंस्ट सीआरपी इनिशिएट नहीं हो सकती, और फिर पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, कौन सेक्शन 7 सेक्शन 6 सॉरी सेक्शन 7 सेक्शन 8 सेक्शन नंबर 9 सेक्शन नंबर 10 में एप्लीकेशन नहीं डाल सकता। तो कौन नहीं डाल सकता, वो 11 में है। वो किसमें? 11 में। और किसके अगेंस्ट एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर सकते, वो सारी की सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आएंगी। अब बस आज वाली क्लास में हमें ये डिस्कस करना है, ये हम सेक्शन नंबर 11 जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। पहले मेरे को सारे बच्चे बताना, ये पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं, वैसे ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये तुम्हें बता चुका हूं। बताओ किसके अगेंस्ट एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं हो सकती आईबीसी के अंदर, बताओ। अभी मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ किसके अगेंस्ट एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं हो सकती। सोच के बताओ, सोच के बताओ मुझे, किसके अगेंस्ट एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं हो सकती, बताओ जी, कोशिश करो थोड़ा सा बताने की। हाँ, हम मतलब ओसीओ, हम मतलब ऑपरेशनल नहीं, अगर मैं कह रहा हूं कि हम इसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है ओसी और एफसी की बात कर रहा हूं। और मैं ये बात करने जा रहा हूं, सामने वाला बंदा अगर डेटर है फिर भी उसके अगेंस्ट हम एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। सामने ना 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 ना, गलत कह रहे हो। अरे नहीं यार प्रीति, नहीं, मैं कह रहा हूं मैं किसके अगेंस्ट नहीं कर सकता, कौन हमारे अगेंस्ट नहीं कर सकता, बात एक अलग है। मैं किसके अगेंस्ट नहीं कर सकता, यहां पर बात हो रही है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, वो अलग है, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो सेक्शन एक अलग है, उसको भी हम यहां नहीं लेके आ रहे। वो 29 कैपिटल ए, वो 29 कैपिटल ए है, मैं यहां नहीं घुसा रहा उसको 29 कैपिटल ए को। यहां पर बात हो रही है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की। जब मैंने तुम्हारा मॉड्यूल पढ़ा तो मुझे भी कंफ्यूजन हुई जो तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, तुम्हारी गलती है नहीं वैसे इसके अंदर, मैं वैसे तुम्हारे पे गुस्से हो रहा हूं, तुम्हारी गलती है नहीं, मुझे गुस्से इस पे होना चाहिए था, ठीक है। बट यहां पर बात हो रही है एफएसपी की। तुम सब जानते हो एफएसपी कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता। अगर एफएसपी कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता तो वो कॉर्पोरेट डेटर में नहीं आता। कॉर्पोरेट डेटर में नहीं आता तो उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन इनिशिएट हो नहीं सकती, क्योंकि वो कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन से बाहर है। बट फिर मैंने कहा था कि एक सेक्शन है, सेक्शन 227, ठीक है, वहां से पावर मिली,
फिर वहां से एक नोटिफिकेशन आई 2019 के राउंड में कि जिसमें उन्होंने बोला कि अगर एफएसपी की जो नेटवर्थ है, अगर एफएसपी की नेटवर्थ अगर मैं यहां पे चेक करूंगा वो 500 करोड़, या उस देखो यहां पे लिखे ना, अगर एफएसपी जो है यहां पर सुन एफएसपी रूल्स वुड अप्लाई टू एनबीएफसी, मतलब एनबीएफसी के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ एनबीएफसी के ऊपर जिसकी एसेट साइड 500 करोड़ उससे ज्यादा का है, एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट विद द आरबीआई एज पर द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आईबीसी का केस चल सकता है और किसी भी एफएसपी पर आईबीसी का केस चल ही नहीं सकता। मतलब हम बैंकों के अगेंस्ट आईबीसी इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम बैंकों के अगेंस्ट आईबीसी इनिशिएट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। बैंक जितने भी बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, हम इसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर सकते। बट अगर कोई एनबीएफसी है जिसका एसेट साइड 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन से आया जी। और आपको याद है हमने रेगुलर बैच में एफएसपी रूल्स मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एप्लीकेशन इनिशिएट है वो कौन करता है, रेगुलेटर, आरबीआई। मतलब अगर जैसे इसमें एक याद है वो एक केस तो हमने किया था दीवान हाउसिंग फाइनेंस वाला, दीवान हाउसिंग फाइनेंस एक एनबीएफसी थी, उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फिर आरबीआई ने डाली थी वहां पर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस लो दिया भी होगा, देखो ये रहा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर टू कम अंडर आईबीसी इन द मैटर ऑफ आरबीआई वर्सेस दीवान हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी थी। द आरबीआई इन हिज कैपेसिटी एज एप्रोप्रिएट रेगुलेटर इन द टर्म्स ऑफ रूल नंबर 5 ऑफ FSB rule initiate CRP against Diwan Housing Finance. It was admitted by NCLT Mumbai bench on December 2019। तो पहली NBFC थी दीवान हाउसिंग फाइनेंस जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन इनिशिएट हुई क्योंकि उसका एसेट साइड 500 करोड़ उससे ज्यादा का था। तो पहली बात तो ये मान लो एफएसपी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में दो चीजें होती हैं, या तो एनबीएफसी या अदर्स। अदर्स मतलब बैंक हो गए। तो बैंकों के अगेंस्ट एप्लीकेशन इनिशिएट कर ही नहीं सकते चाहे उनकी एसेट साइड जो मर्जी हो। मतलब ये बात मान लो कि जो अदर देन एनबीएफसी है उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं हो सकते। फिर एनबीएफसी में भी दो केस हैं, या तो एसेट साइड 500 करोड़ से कम का या उससे ज्यादा का है। अगर 500 से कम का है एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर पाओगे, अगर 500 या उससे ज्यादा का है तब जाके एप्लीकेशन इनिशिएट करेगा। और कौन करेगा, इनका रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इनके बिहाफ पे एप्लीकेशन इनिशिएट करेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर ये वही बात देखो, उन्होंने वही लिखा है। पहले उन्होंने यहां पे डेफिनेशन दी है, फिर उन्होंने बोला एफएसपी जो है वो कॉर्पोरेट डेटर नहीं है, तो अगर कॉर्पोरेट डेटर नहीं है तो ऑब्वियसली बात यहां से बाहर है। फिर यहां पे एक पावर आई 227 से पावर आई, फिर यहां पर एक नोटिफिकेशन निकाली गई। नोटिफिकेशन जो निकाली गई वो निकाली गई 30, यहां पे नोटिफिकेशन आई थी 18 नवंबर 19 को एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी, जहां पर एफएसपी में सारे लोग कवर नहीं किए, ओनली एनबीएफसी कवर किया जिसकी एसेट साइड 500 करोड़ या उससे ज्यादा की है। यह बात यहां पे लिखी है। और मेरे को याद है इसका बहुत बढ़िया डायग्राम हमने रेगुलर बैच के अंदर बनाया था। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे अगर कुछ बैठे यहाँ पे तो उनको याद होगा, बहुत बढ़िया डायग्राम मैंने बनवाया था। आपको याद करो एक बार, आप डायग्राम चेक करो जहां पर ये नोटिफिकेशन हमने की है। याद है वो एफएसपी के दो केस, बैंक और एनबीएफसी, फिर एनबीएफसी के दो केस हो गया। तो प्रॉपर एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है कि कहां पर कौन सी एफएसपी पर ये एप्लीकेबल होगा और कौन सी एफएसपी पर नहीं होगा। तो अब रिवीजन के टाइम पर बस इतना ध्यान दो, अगर कोई एनबीएफसी है उसका एसेट साइड 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसी एफएसपी पर आईबीसी के रूल एप्लीकेबल होंगे और किसी पर एफएसपी के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? हाँ जी, ठीक है, नहीं डन, क्लियर है? अब यहां पे सुनो ध्यान से जी। अब यहां से एक जजमेंट आपके यहां पे और निकल के आ रही है जी, ठीक है, एक जजमेंट यहां पे और निकल के आ रही है। वैसे हमें पहले कर चुके हैं, याद है एनएचएआई, याद करो एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
इसे तो मैंने कहा था कि कॉर्पोरेट पर्सन की कैटेगरी में कवर नहीं है, ये वाउंड अप नहीं हो सकती, तो इसको कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। ये दोबारा से सेम यहां पर NHAI वाली जो जजमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके थे, सेम जजमेंट यहां पे निकल के आ रही है, सेम वही जजमेंट है यहां पे। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस की थी नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, उसको मैंने कहा था ना कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडी है तो वो कॉर्पोरेट पर्सन का पार्ट नहीं है, तो वो बाउंड अप नहीं हो सकती। उस केस में उसको कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में कवर ही नहीं करेंगे, तो वहां पर आईबीसी का एप्लीकेबल नहीं होगा। वही सेम जजमेंट देखो, अगर आप चेक करोगे वही बात यहां पे लिखी है। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है फिर सेक्शन नंबर 11, जो आप मुझे बार बार आंसर दे रहे थे, पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और आपको मैंने कहा था 11 में गलती है, याद है आपको? थोड़ा बहुत रेगुलर बैच याद आ रहा हो, मैंने कहा था सेक्शन 11 में मिस्टेक है, याद है? ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, एक सेक्शन 11 और एक 29 कैपिटल है, दोनों में ड्राफ्टिंग एरर है, कुछ गलती हुई है। ठीक है ना, जिन बच्चों ने, जो बच्चे कहीं से भी पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़े हैं, सारे बेस्ट हैं। ठीक है, ठीक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबने बहुत बढ़िया पढ़ाया होगा। बट इस सेक्शन 11 को जब हम कल रिवाइज करेंगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि सेक्शन 11 में क्या ड्राफ्टिंग एरर है। तो सेक्शन 11 में कुछ ड्राफ्टिंग एरर है, बट सेक्शन 11 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन 11 में से बन चुका है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, रेगुलर बैच वाले बच्चों को भी एक मौका दे रहा हूं, रेगुलर बैच वाले बच्चों को भी एक मौका दे रहा हूं। आप ये सेक्शन 11 एक बार दोबारा से पढ़ के आएंगे। उसके बाद ये अगला पैराग्राफ जो है, ये टाइमलाइन फॉर एडमिशन और रिएक्शन वाला, एक बार ये भी आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, ये पूरा यहां तक। उसके बाद सेक्शन 12 यहां तक आप पढ़ के आएंगे। सेक्शन 12 हो गया, उसके बाद यहां पे बस यहां तक आप कल पढ़ के आएंगे। 12A से पहले वाला आप सारा पढ़ के आएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, फिर मैं कल चेक करूंगा। आज वाली क्लास की ना केस स्टडी मैं ग्रुप में डाल दूंगा बीच। आज वाली क्लास की जो केस स्टडी है, जो मैं वो आज वाली क्लास जो हमने सेक्शन नंबर 10 की है, उसकी केस स्टडी जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको एक बार वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है प्रीति, अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा अपने आईबीसी वाले में। ठीक है, तो आपने कल एक बार 12A से पहले के जो प्रोविजंस हैं, एक बार आपने ये पढ़ के आने हैं। ठीक है, चलो बाकी मैं अभी केस लो बना के अभी आपके ग्रुप में डाल देता हूं, आप एक बार उसको देख लेना जी। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मिलते हैं कल 9:30 बजे सुबह, सेम टाइम पर, सेम जगह। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।